हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत के जनसंख्या वितरण प्रारूप का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था। अब उन कारकों का प्रभाव भारत में किस प्रकार से पड़ा है, किस प्रकार भारत की जनसंख्या वितरण का प्रारूप है, उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। भारत की जनसंख्या वितरण प्रारूप की एक प्रमुख विशेषता इसका असमान वितरण है, यानी असमान वितरण है जनसंख्या का भारत में। किस प्रकार है? देश के 5 जनसंकुल राज्यों, जनसंकुल का मतलब है जहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, और 5 कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में, यानी ये राज्य देश का 30% क्षेत्र ग्रहण करते हैं। तो इन 5 राज्यों में, यानी देश के 30% क्षेत्र पर भारत की लगभग 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी भारत के 30% क्षेत्र पर लगभग आधे से जनसंख्या रहती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी 10 पर्वतीय राज्यों में, जम्मू कश्मीर से लेकर के त्रिपुरा मिजोरम तक 10 राज्यों में, यानी ये देश का 16% क्षेत्र ग्रहण करते हैं, और यहाँ पर मात्र देश की 4% से भी कम जनसंख्या या 4% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार असमान वितरण है। 5 राज्यों में तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में, जो कि देश का 30% भाग ग्रहण करते हैं, वहाँ पर देश की 50% यानी आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है। और जो 10 उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पर जो देश का 16% क्षेत्र ग्रहण करते हैं, 4% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या घनत्व वितरण पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि देश में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। 1901 से यदि दृष्टिपात करें तो ये स्पष्ट है कि जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। 1901 में देश का औसत जनसंख्या घनत्व था 77, मात्र 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते थे 1901 में। यह 1952 में बढ़कर हो गया 117। देखिए निरंतर बढ़ रहा है, 50 वर्षों के बाद ही लगभग 117 हो गया। 1981 में हो गया 216, फिर तीव्र गति से बढ़ा। ये देखिए लगभग 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ गए 30 सालों में ही। 2001 में ये हो गया 325, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी 100 से भी अधिक। फिर 20 वर्षों में 100 से अधिक हो गए। फिर 2011 में ये हो गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते थे। जनगणना वर्ष 2011 में बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रहा 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भारत में सबसे अधिक था, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का 2011। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम रहा, केवल मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का सबसे ज़्यादा 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार बिहार 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला तथा अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य रहा। काफ़ी स्पष्ट है। 2011 में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था और सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश का। यदि केंद्र शासित प्रदेशों में जाएं तो सर्वाधिक केंद्र जनसंख्या घनत्व दिल्ली एनसीटी 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और न्यूनतम रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये तो गई केंद्र शासित प्रदेशों की बात। जब दिल्ली में एनसीटी में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर केंद्र शासित प्रदेशों में, और न्यूनतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहा 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आंकड़े 2011 के हैं, लगभग 2 वर्ष बाद ये पुराने हो जाएंगे, लेकिन 2 वर्ष तक जो भी एग्जाम्स होंगे, परीक्षाएं होंगी, उनमें ये अवश्य काम आएंगे। तुलनात्मक प्रतिरूप यहाँ पर दिया हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह तथ्य थे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 में बिहार, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एनसीटी 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और न्यूनतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम आते हैं जनसंख्या घनत्व वितरण पर। जनसंख्या घनत्व के विचार से
भारत में 3 प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं। 3 प्रकार के प्रदेश भारत में हैं। पहला है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, दूसरा है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश और तीसरा है न्यून जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। सबसे पहले हम देखते हैं उच्च घनत्व वाले प्रदेशों के बारे में, जहाँ जहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। तो उच्च घनत्व से मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर कि 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक निवास करते हैं। उच्च घनत्व का तात्पर्य क्या है, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक यहाँ निवास करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, ध्यान से देखिएगा। पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 500 व्यक्ति से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और यहाँ पर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक निवास करने का कारण क्या है, यहाँ पर देखिए उपजाऊ भूमि, समतल मैदान, कृषि विकास, समुद्र तटीय जलवायु, चावल प्रधान गहन कृषि, चावल मुख्य भोजन होता है अधिक जनसंख्या के लिए, और आर्थिक विकास। इन सभी कारणों से यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इन सभी राज्यों में अलग अलग जो तत्व है वो काम करते हैं। जैसे बंगाल और बिहार में उपजाऊ भूमि, कृषि विकास और चावल काम करता है। उत्तर प्रदेश में समतल भूमि काम कर रही है, कृषि काम कर रही है। तमिलनाडु में आर्थिक विकास मुख्य कारक हो जाता है। पंजाब हरियाणा में कृषि विकास, पुनः कृषि विकास प्रमुख कारण है। और तमिलनाडु में एक प्रमुख, और केरल जो है, केरल में समुद्र तटीय जलवायु है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये भी समुद्र तटीय राज्य हैं, तो यहाँ ये कारक भी कार्य करता है। तो इन सभी कारकों के कारण इन राज्यों में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक निवास करते हैं। ये हो गया उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। दूसरा है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों में जो घनत्व है वो 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यानी यहाँ पर 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ये जो क्षेत्र हैं ये उच्च तथा निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के मध्य में संक्रमण वाले क्षेत्र हैं। यानी आपको मैंने पहले ही बताया था कि भारत का जो मानचित्र है वो जनसंख्या मानचित्र वर्षा मानचित्र जैसा ही है। पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती है वैसे वैसे ही जनसंख्या की मात्रा भी घटती चली जाती है। तो पूर्वी राज्यों में अधिक जनसंख्या घनत्व, मध्य वाले राज्यों में मध्यम जनसंख्या घनत्व, और जब हम पश्चिम की तरफ आएंगे, उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो जनसंख्या घनत्व न्यून देखने को मिलता है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये उच्च तथा निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के मध्य में संक्रमण वाले भाग हैं, यानी उनके बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पर धरातल की विषमता, पठारी और पहाड़ी धरातल है, जल की कमी है, वर्ष भर बहने वाली नदियाँ कम हैं तथा पठारी भाग होने के कारण कृषि अधिक विकसित नहीं है। किंतु कहीं कहीं पर खनिजों की उपलब्धता के कारण औद्योगिक और आर्थिक विकास हुआ है, जिस कारण से वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। इन प्रदेशों में कौन कौन से हैं देखिए। राज्य झारखंड है, आसाम है, गोवा है, महाराष्ट्र है, त्रिपुरा है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, आदि राज्य इसमें शामिल किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मध्यवर्ती भारत के पठारी राज्य हैं, पठारी दक्कन के पठार वाले जो अधिकांश राज्य हैं वो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों में आते हैं। ठीक है दोस्तों। और उच्च जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं वो पूर्वी तथा दक्षिणी राज्य हैं। मध्यम घनत्व वाले दक्कन के पठार वाले मध्यम क्षेत्र वाले मध्य भारत के जो राज्य हैं वो हैं। तीसरा आता है निम्न घनत्व वाले प्रदेश। निम्न घनत्व वाले प्रदेशों में जो जन घनत्व है वो 300 व्यक्ति से प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। 300 व्यक्ति से कम निवास करते हैं। 500 से अधिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, 300 से 500 मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले और 300 से कम निम्न जन घनत्व वाले। तो अब कौन कौन से बचे? पर्वतीय बच गए और उत्तर पश्चिम वाले मरुस्थलीय और शुष्क क्षेत्र बच गए। ठीक है। इन प्रदेशों में कौन कौन से भौतिक कारक हैं जो वितरण को प्रभावित करते हैं? जल की कमी है, भौगोलिक बाधाएं हैं, जिसमें भौगोलिक बाधाओं में तो पर्वत है या मरुस्थल है, मरुस्थलीय भाग है, शुष्क भाग है। कृषि कार्य में बाधाएं हैं, पर्वतीय भाग मरुस्थलीय भाग होने के कारण कृषि संभव नहीं है।
धरातलीय विषमताएं भी यहाँ पर पाई जाती है। इन सभी कारणों से यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। इनमें हैं कौन कौन से? उड़ीसा, उड़ीसा का जो पठारी भाग है वन्य क्षेत्र है, जनसंख्या कम पाई जाती है। मध्य प्रदेश का पठारी भाग, पहाड़ी पर्वतीय भाग है, जहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। राजस्थान में आप जाते हैं तो यहाँ पर पूर्वी भाग में अधिक है, किंतु पश्चिमी भाग में जनसंख्या कम है। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, छत्तीसगढ़ पठारी राज्य है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी पर्वतीय राज्य हैं। जो आपको मैंने बताया था कि 10 जो उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्य हैं वो देश का 16% भाग ग्रहण करते हैं, लेकिन जनसंख्या 4% से भी कम निवास करती है। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं ये निम्न घनत्व वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर जनसंख्या का निवास कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व के वितरण पर विभिन्न भौगोलिक कारकों का सामूहिक प्रभाव भारत में देखने को मिलता है। जैसे निम्न घनत्व में बहुत से राज्य हो गए। राजस्थान को आप उदाहरण तौर पर लें तो राजस्थान में मरुस्थलीय है, शुष्क है, वर्षा कम होती है, इसलिए घनत्व कम पाया जाता है। नागालैंड सिक्किम में वर्षा है, लेकिन वहाँ पर पर्वतीय भाग है, इसलिए धरातल समतल न होने के कारण जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश पठारी पर्वतीय भाग है, इस कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भारत में जनसंख्या घनत्व के 3 मुख्य क्षेत्र हो गए। पहला हो गया आपके अधिक घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र और तीसरा न्यून घनत्व वाले क्षेत्र। अधिक घनत्व वाले क्षेत्र जहाँ पर 500 से अधिक जनसंख्या निवास करती है वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले है आपके पास बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सबके 500 से अधिक हैं। तमिलनाडु देख रहे हैं आप 555, केरल, इसके बाद यहाँ ऊपर आ जाइए आप हरियाणा 500 से ऊपर, पंजाब 550 और ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश 828। इन सभी राज्यों में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक निवास करते हैं। अबे मध्यम घनत्व वाले 300 से 500, तो 300 से 500 कौन कौन से हो गए दोस्तों? झारखंड, आसाम, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये 300 से 500 वाले हैं। कर्नाटक, गोवा, इन सभी में घनत्व कितना है? 300 से 500। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अधिकांश जो 300 से 500 वाला अधिकांश जो भाग है वो यहाँ पर आप देखें तो ये पठारी जो क्षेत्र है भारत का, ये पठारी भाग इसमें शामिल है। ये देखिए जो दक्षिण का पठारी भाग है ये 300 से 500 वाले में अधिकांश जो राज्य हैं वो 300 से 500 वाले हैं। केवल तमिलनाडु और यहाँ पर आप केरल को निकाल दीजिए, बाकी सभी 300 से 500 वाले में यानी मध्यवर्ती घनत्व में आते हैं। अब जो शेष बचा वो कौन सा है? निम्न घनत्व वाले प्रदेश, जिसमें 300 से कम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये उत्तरी पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, यहाँ देखिए और कम हो गया 86, 17, 119, नागालैंड 122, मणिपुर 52, मिजोरम और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेघालय, त्रिपुरा में 350 है, यहाँ पर भी 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो इस प्रकार से जो उत्तरी और जो पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जन घनत्व निम्न घनत्व के अंतर्गत आता है, जहाँ पर 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम निवास करते हैं। तो इस प्रकार ये मानचित्र देखने से स्पष्ट है कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व का वितरण है वह असमान है। और असमान होने का कारण क्या है? असमान होने का कारण ये है कि भौगोलिक विविधताएं, विषमताएं पाई जाती है, धरातलीय विषमताएं पाई जाती है, जलवायु संबंधी विषमताएं पाई जाती है। इस कारण से भारत में 3 प्रकार के जन घनत्व क्षेत्रों का निर्धारण हो गया है: उच्च घनत्व वाले, मध्यम घनत्व वाले और निम्न घनत्व वाले प्रदेश। दोस्तों हम आज इतना ही पढ़ेंगे, आप इसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। तथा ये जो मानचित्र प्रदर्शित किया गया है भारत में जनसंख्या घनत्व का वितरण, तो भारत में जनसंख्या घनत्व भारत का मानचित्र बनाने के साथ साथ कम से कम 4 से 5 राज्य हम उसमें दिखा सकें,
जिनका घनत्व वितरण अधिक है, यानी जो छायांकन जो विधि होती है कोरोप्लेथ वर्णमात्री विधि के द्वारा आपको ये मानचित्र बनाना है, जिसमें उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों का जो छायांकन है सबसे गहरा, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों का छायांकन उससे हल्का और निम्न घनत्व वाले क्षेत्रों का छायांकन सबसे हल्का किया जाएगा। तो वर्णमात्री विधि के द्वारा इस प्रकार का मानचित्र आपको बनाना है। यह आपका असाइनमेंट है, जिसमें भारत के जनसंख्या वितरण प्रारूप को प्रदर्शित किया जाएगा। धन्यवाद। आज हम इतना अध्ययन करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिखें, उनका उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा।